हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो माध्यमिक आचार्य और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही क्लास अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। झारखंड माध्यमिक आचार्य की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। जैसे आप लोगों को मैं बात करूँ तो यूनिट 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। जो हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत यूनिट 12 यानी निर्जाति पद्धति शास्त्र तक हम लोग का यूट्यूब पे क्लास कंप्लीट हो चुका है। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं उनको मैं 61 यूनिट तक नोट्स जो है मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और आज मैं फिर उसके आगे का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। और जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड माध्यमिक आचार्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियाँ। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद को पढ़ेंगे, प्रघटना शास्त्र पढ़ेंगे, निर्जाति पद्धति शास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आपका सिलेबस में यूनिट नंबर 11-12 है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे। जितने इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे उसको कवर करते हुए चलेंगे। और इसका जो टेस्ट है, जो भी मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको आज रात के 9 बजे यही टॉपिक आप लोगों को दिया गया है याद करने के लिए, और इसी से रिलेटेड वहाँ पे आप लोग को टेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो वैसे न्यू स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नोट्स में आपको जो पेपर 1 का आपका जीके जीएस का पोर्शन है उसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपका जो पेपर 2 सोशियोलॉजी है उसका स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्लस सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग डेली टेस्ट दे सकेंगे। जैसे देखिए आज हम लोग क्या चीज़ का टेस्ट देने वाले हैं टेलीग्राम में, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियाँ। इसके अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद, प्रघटना शास्त्र, निर्जाति पद्धति शास्त्र इसको कंप्लीट करेंगे। और अब से मैं आप लोगों को वैसा ही करूँगी कि जो आप लोगों को टॉपिक क्लास में करवाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टेलीग्राम में टेस्ट भी देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का थ्योरी भी कंप्लीट होते हुए चलेगा और एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी होते हुए चलेगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद, प्रघटना शास्त्र, निर्जाति पद्धति शास्त्र, फिर विनिमय सिद्धांत, लोक विधि विज्ञान, ठीक है, आत्मविकास का सिद्धांत देखेंगे, और कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इस शब्द का, इस पद का प्रतिपादक किसने किया था, किसने इसे प्रतिपादित किया। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। 4 ऑप्शन क्या है, इरविंग गॉफमैन, बी नंबर है आपका एडमंड हर्सल, सी नंबर है हर्बर्ट ब्लूमर,
और डी नंबर है अल्फ्रेड शूट्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का प्रतिपादन। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? आपका हर्बर्ट ब्लूमर जी के द्वारा। किनके द्वारा? हर्बर्ट ब्लूमर जी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में जॉर्ज हर्बर्ट मीड का भी योगदान रहता है। फिर शिकागो संप्रदाय के जो रॉबर्ट पार्क है उनका भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से वे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है कि इरविंग गॉफमैन। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स है उसको करवाते हुए चलूँगी। जैसे इरविंग गॉफमैन, तो ये किससे जुड़े हुए हैं? ये इनका क्या है? तो जैसे ही यह नाम आएगा आप लोग यह ध्यान में रखिएगा, ये निर्जाति विज्ञान यानी कि निर्जाति पद्धति शास्त्र से जुड़े हुए हैं। निर्जाति विज्ञान या फिर निर्जाति पद्धति शास्त्र से कौन जुड़े हुए हैं? तो इरविंग गॉफमैन जी। कौन जुड़े हुए हैं? इरविंग गॉफमैन जी इसके साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि आपका क्या, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? और देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जैसे एडमंड हर्सल है, उसके बाद अल्फ्रेड शूट्स है, तो ये किनके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये घटनावादी विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। किनके साथ? तो घटनावादी विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। कौन? तो एडमंड हर्सल और अल्फ्रेड शूट्स। यानी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आपका कीवर्ड हो गया, ये हो जाएगा हर्बर्ट ब्लूमर, इरविंग गॉफमैन निर्जाति पद्धति शास्त्र, एडमंड हर्सल, अल्फ्रेड शूट्स घटनावादी विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को किसने कम महत्व दिया है? सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों को कम महत्व किसने दिया है? आपके ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन है कि सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को, व्यक्तियों की जो भूमिका है उसको कम महत्व किसने दिया है? तो आपके ऑप्शन है थॉमस सी विल्सन, थॉमस सी विल्सन, उसके बाद आपका है मेलिनोवस्की, J.H. टर्नर, या मार्शल मॉस। किसने कम महत्व दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को कम महत्व किसने दिया है? तो मेलिनोवस्की ने। किसने दिया है? मेलिनोवस्की ने। मेलिनोवस्की जो थे इन्होंने कुला विनिमय का सिद्धांत दिया था। टोवियांडा द्वीप समूह में ये अध्ययन किए थे, वहाँ की जनजाति का वो अध्ययन किए थे। ठीक है। मार्शल मॉस की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्या है? द गिफ्ट। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि सामाजिक विनिमय के नियम हैं। सामाजिक विनिमय के कौन से नियम होते हैं? तो पहला है कि विवेकपूर्ण सिद्धांत, उसके बाद न्याय सिद्धांत, दोनों ही होगा या कोई नहीं। तो देखिए सामाजिक विनिमय का जो सिद्धांत है ये
क्या हो जाएगा, विवेकपूर्ण सिद्धांत भी होगा और न्यायपूर्ण सिद्धांत भी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही हो जाएगा। सामाजिक विनिमय की सिद्धांत की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958 में हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी, तो जो अमेरिकी समाजशास्त्री थे जॉर्ज होमान्स, इनके द्वारा, जॉर्ज होमान्स, इनके द्वारा सामाजिक विनिमय का सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उन्होंने अपना जो लेख था 1958 में, उन्होंने जो अपना लेख लिखा था, कौन सा, तो सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज, सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज, इसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। ठीक है, और इसमें होमान्स ने व्यवहारवाद और बुनियादी अर्थशास्त्र के संयोजन पर जो निर्मित रूपरेखा है उसको प्रस्तुत किया था। किसके अंतर्गत, तो सामाजिक विनिमय के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि किसने निर्जाति विज्ञान, निर्जाति विज्ञान, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसने निर्जाति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत को प्रतिपादन किया था। तो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे आपके रहे गॉर्फिंकल, उसके बाद आपका हुआ इरविंग गॉफमैन, टर्नर और डेंजिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन ने निर्जाति विज्ञान के लिए अपना महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने के आधार पर रंगमंच का, इरविंग गॉफमैन ने किसका, तो रंगमंच का उन्होंने प्रयोग किया था और इसकी तुलना की थी मनुष्य के जीवन के साथ। और उनका मानना था कि जो मनुष्य का व्यवहार होता है वो बहुत कुछ कैसा होता है, रंगमंच के जैसा, नाटक के जैसा होता है। नाटक में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पर्दा है, पर्दा के पीछे व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो पर्दे के सामने आता है, अगर वो राम की भूमिका कर रहा है तो राम की भूमिका के आधार पे वो अपना भूमिका करेगा, या फिर जो उसको अगर राक्षस का भूमिका मिलेगा तो वो वैसा करेगा, लेकिन पर्दे के पीछे जो वो व्यक्ति होता है उसका अलग होता है। तो इरविंग गॉफमैन ने किसको अपने प्रयोग में लाए थे, तो रंगमंच को अपने प्रयोग में लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से समाजशास्त्री ने विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया था और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो देखिए, विनिमय सिद्धांत के बारे में अगर बात आती है तो मेलिनोवस्की भी हो जाएंगे, उसके बाद आपका पीटर एम ब्लाउ भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके जॉर्ज होमान्स भी हो जाएंगे, जिन्होंने विनिमय सिद्धांत को प्रवर्तन किया था। ये तीनों ही आ जाएंगे। तो जो आधुनिक विनिमय सिद्धांत था और उसका विकास जो था वो होमान्स को दिया जाता है। विनिमय सिद्धांत में क्या होता है, वस्तु विनिमय सिद्धांत, जैसे मेलिनोवस्की ने ट्रोवियांडा द्वीप समूह का अपना अध्ययन किया तो उसके आधार पर वे इसको प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको पहले मैं मिटा देती हूँ। ये आपका पीजीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म,
सिंबॉलिक इंटरेज्म की अवधारणा किसने दी थी? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। मान लीजिए दिया है आपको कोजर, मिड, जॉन डेवी और हर्बर्ट ब्लूमर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सिंबॉलिक इंटरेज्म। तो सिंबॉलिक इंटरेज्म ये जो अवधारणा है ये किसने दी थी? तो हर्बर्ट ब्लूमर ने दी थी। किसने दी थी? हर्बर्ट ब्लूमर ने दी थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका रचना काल क्या है। देखिए, मैं जो क्वेश्चन आप लोग को पूछती हूँ ये आप लोगों को एक इस चीज के साथ, इस क्वेश्चन के साथ, इस तथ्य के साथ आपका जुड़ाव करने के लिए, ताकि आप उस चीज को खोजें, सर्च करें, याद करें, फिर उसका आंसर दें। तो आप लोगों को देना चाहिए, आंसर जरूर देना चाहिए। सबको ही दीजिए कि क्या आंसर होगा। इससे क्या होगा कि एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, हम जो चीज को पढ़ते हैं लेकिन जब उसको हम लिख के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा आती हैं। तो अगर आप इसको रिपीट करके क्वेश्चन में लिखेंगे तो देखिएगा आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि वो मैंने तो उस वीडियो में कमेंट में बताया था कि वो इसका क्या ईयर होगा। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन करके जरूर बताइए कि सिंबॉलिक इंटरेज्म इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो हर्बर्ट ब्लूमर ने दी थी। कब दी थी? आपको बताना है कि कब दी थी। तो इसमें क्या होता है कि जो सिंबॉलिक इंटरेज्म होता है, आखिर ये होता क्या है? तो ये व्यक्ति का जो रुचि होता है उसका अंतःक्रिया का अध्ययन पर आधारित होता है। ठीक है, उसके अंतःक्रिया के जो अध्ययन होता है उस पर आधारित होता है। और इसमें यह विचार प्रस्तुत किया जाता है कि जो व्यक्ति है वो क्रिया कर रहा है, वो स्वतंत्र कर रहा है या फिर किसी के प्रभाव में आकर कर रहा है। तो इसका निर्माण इसके अंतर्गत, इसके संदर्भ में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका 6 पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजाति का, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजाति का आनुभाविक आधार पर, यानी सहभागी अवलोकन के आधार पर, आनुभाविक अध्ययन के आधार पर किसने अपना विनिमय सिद्धांत को प्रस्तुत किया? किसने विनिमय सिद्धांत को प्रस्तुत किया? विनिमय सिद्धांत यानी सोशल एक्सचेंज थ्योरी को किसने प्रस्तुत किया? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नाम आपको जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये कौन है। तो ये मैलिनोवस्की हैं। कौन हो जाएंगे? मैलिनोवस्की। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो आदिम जनजाति थी उनका आनुभाविक अध्ययन के आधार पर इन्होंने इसको प्रस्तुत किया और वो ट्रेवियांडा द्वीप में गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने कूलारिंग यानी कूलारिंग का जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया था। मैंने इसके संदर्भ में मैलिनोवस्की का कूलारिंग को पूरे अच्छे प्रकार से वर्णन किया है कि क्या था, बाजूबंद को क्या बोला जाता था, गले के हार को क्या बोला जाता था, इस प्रकार से पूरा। तो उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार दे दूंगी, आप लोग जाकर उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, पूरा वीडियो को सुन लीजिएगा। क्योंकि देखिए जो कौन सा उपहार दिया जाता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे प्रकार से याद हो जाएंगी। तो जरूर से एक बार देख लीजिएगा। तो उन्होंने अपना सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे। उसके बाद जेम्स फ्रेजर, ये चीज़ भी याद रखिएगा, जेम्स फ्रेजर ने भी अपना क्या किया था? विनिमय सिद्धांत दिया था और उन्होंने उपयोगितावादी आर्थिक चिंतन के आधार पर ऑस्ट्रेलिया आदिवासी में प्रचलित विनिमय व्यवस्था का सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे। उसके बाद आधुनिक में, जब आधुनिक समाजशास्त्रियों की बात आती है तो जॉर्ज होमान्स हो जाएंगे और पीटर ब्लाउ हो जाएंगे। जॉर्ज होमान्स हो जाएंगे और पीटर ब्लाउ, ये किस में आ जाएंगे? तो ये आधुनिक के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत? तो आधुनिक के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा जा रहा है कि कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है? सामाजिक
अंतःक्रिया का उदाहरण पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। मान लीजिए दिया रहा कि स्मार्टफोन में गेम खेलना, फिर नेक्स्ट आपको दिया रहेगा कोई भी इंटरेस्टिंग बुक को पढ़ना, रोचक किताबें पढ़ना, इंटरेस्टिंग बुक को रीडिंग करना। थर्ड आपको दिया हुआ रहेगा अपने भाई के साथ झगड़ा करना। और फोर्थ नंबर ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए इनमें से कोई नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया था कि सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के अंतर्गत अंतःक्रिया, जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया था कि मान लीजिए सड़क पे 2 साइकिल सवार जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग आपस में टकराते हैं, उठते हैं, अपना अपना रास्ता चले जाते हैं, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं करता है, तो वो सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप कोई क्रिया को व्यक्त नहीं करते, उसके साथ व्यवहार नहीं करते, तो वो इंटरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया। तो आप ऑप्शन से इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ कुछ आपको क्वेश्चन जो रहेगा ये आपके कॉमन सेंस के बेस्ड पे आधारित रहेगा। मान लीजिए आप स्मार्टफोन में गेम खेल रहे हैं, तो आप क्या किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं? आप तो अकेले एक रूम में बैठ के गेम खेल रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। ये क्या होगा? ये तो नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले हैं, अकेले बैठ के कोई गेम खेल रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग बुक को पढ़ रहे हैं, तो वो भी आप अकेले हैं, किसी के साथ आपका अंतःक्रिया नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जब अपना भाई के साथ आप झगड़ा कर रहे हैं, यानी उसके साथ आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जैसे साइकिल सवार पे हो, जो 2 साइकिल सवार जा रहा है, उनके बीच टक्कर हो गया, वो लोग उठ के चला गया, तो वो अंतःक्रिया नहीं है। लेकिन अगर उठ के वे दोनों झगड़ा करना स्टार्ट कर दे, या फिर एक दूसरे के साथ सॉरी ही बोले, मतलब कनेक्शन तो हो रहा है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन तो हो रहा है, तो फिर वो क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है। तो वही बोल रहा है कि जब आप अपने भाई के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया? सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को नहीं दिक्कत होना चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया हमेशा याद रखिएगा कि ये 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं, उसके पहले तो वो होना जरूरी है, अकेले कोई भी सामाजिक अंतःक्रिया होता नहीं है। उसके बाद ये मूर्त होगा, स्वरूप में होगा, आपको व्यक्ति या कोई इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वास्तविक होगा, उनके बीच वार्तालाप होगा, ठीक है, सामाजिक संपर्क बनेगा, और इसी आधार पर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के अंतःक्रिया पर आधारित होती है। अब अंतःक्रिया होता है वो उसके 3 स्वरूप पाए जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के कितने स्वरूप हैं? तो 3 स्वरूप हैं, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। और 3 स्वरूप वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो या तो उनके बीच सहयोग होगा, या तो संघर्ष होगा, ठीक है, कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सहयोग होगा, संघर्ष होगा, या फिर प्रतिस्पर्धा होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। तो वो क्या कहलाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय अंतर स्पष्ट किया है? तो आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर किनके द्वारा दिया गया है? तो मेलिनोवस्की जी के द्वारा। मेलिनोवस्की ने इसके बीच अंतर स्पष्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में प्रयोग करता है? किसको? तो उल्लंघन
प्रयोग को एक विधि के रूप में कौन प्रयोग करते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रघटना विज्ञान, विनिमय सिद्धांत, लोक विधि विज्ञान, या फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। कौन जो है वो उल्लंघन प्रयोग को यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोक विधि विज्ञान। कौन सा? लोक विधि विज्ञान जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है वो क्या करता है? उल्लंघन प्रयोग का प्रयोग करता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग करता है। और लोक विधि विज्ञान ये शब्द किनके द्वारा दिया गया था? तो गारफिंकल जी के द्वारा। कीवर्ड, ठीक है, याद रखिएगा, लोक विधि विज्ञान किनके द्वारा दिया गया था? तो गारफिंकल जी के द्वारा दिया गया था। किसमें उन्होंने दिया था? तो स्टडीज इन मैथोडोलॉजी। ठीक है, स्टडीज इन मैथोडोलॉजी में इस शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो शब्द है ये हमारे रोजमर्रा का जो सामाजिक जीवन है उसका जो अर्थ है, उसकी जो व्यवस्था है, उस पर उन्होंने इस शब्द को लोक विधि, लोगों के द्वारा जो विधि बनाई जाती है, तो हम लोग अब हमारा जो सामाजिक जीवन है, जो डेली का जीवन है, उसके आधार पे उन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि किसने सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसने सबसे पहले एथनोमेथोडोलॉजी ये शब्द का प्रयोग किए? आपका मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है। हेबरमास, अल्फ्रेड सूर्ज, गॉफमैन और गारफिंकल। तो एथोडोमेथोडोलॉजी ये क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। क्या हो गया? कीवर्ड। ये किसने दिया है? तो हेरोल्ड गारफिंकल ने दिया है। किसने दिया है? हेरोल्ड गारफिंकल ने दिया है। इसका हिंदी में क्या बोला जाता है? लोक विधि विज्ञान या लोक पद्धति शास्त्र। इसमें वो सामान्य ज्ञान और वो तरीका होता है जो कि एक समूह के द्वारा या फिर एक समाज के सदस्यों के द्वारा अपनी जो उसकी क्रियाएं हैं, ठीक है, उसमें वो डेली यूज में वो उसका यूज करते हैं। वो क्या होता है? एथनोमेथोडोलॉजी होता है। ठीक, क्या होता है? एथनोमेथोडोलॉजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और चीज जिसमें आप याद रख लीजिए, इसी क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि गारफिंकल ने, कि कौन? हेरोल्ड गारफिंकल ने निर्जाति पद्धति विज्ञान, निर्जाति पद्धति विज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी, निर्जाति पद्धति विज्ञान, इसके भी संस्थापक कौन है? तो हेरोल्ड गारफिंकल है। और उन्होंने एक ही नाम अलग है, चीज एक ही है, जैसे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। तो उन्होंने अपना पुस्तक स्टडीज इन मैथोडोलॉजी में इस उपागम का व्यवस्थित रूप में उन्होंने अपना समीक्षा किया था। और वो क्या बताते हैं कि ये जो उपागम है मेनली क्या करता है? जो व्यक्ति होता है उसका जो जीवन होता है उसमें जो दिन प्रतिदिन की जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसका अध्ययन करता है। अब मान लीजिए किस आधार पर करता है? तो 3 पक्षों का आधार करता है। 3 पक्ष के आधार पर अध्ययन करता है। वो 3 पक्ष कौन कौन से हो जाएंगे कि वो दिन प्रतिदिन में कौन सा सामान्य घटनाएं कर रहा है, कौन कौन सा सामान्य क्रियाएं कर रहा है। ठीक है, दिन प्रतिदिन का क्या उसका सामान्य घटना है, क्रिया कर रहा है,
दूसरा हो जाएगा कि उसकी भाषा क्या है, क्योंकि देखिए भाषा भी क्या करता है ना कि बहुत लोगों को दूसरों के साथ कनेक्ट करने के लिए जोड़ता है। ठीक है, भाषा का ये सामाजिक पक्ष की बात करते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे वो भी होते हैं ना तो उनको बोला जाता है कि उनकी भाषा में सिखाइए ताकि वो टीचर के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करे। हाँ, हर समय डांटिएगा ये कीजिएगा तो वो नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो सामाजिक प्रतिमान होते हैं उनके पक्षों का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ठीक है, तो किस पर आधारित है? तो ये उपयोगितावादी दर्शन पर आधारित है, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनका सिद्धांत क्या है, इनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो थे उन्होंने भूमिका ग्रहण की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी, ये चीज़ भी याद रखिएगा। इन्होंने, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने भूमिका ग्रहण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उसके बाद इन्होंने अपना स्व का सिद्धांत दिया था, स्व का सिद्धांत को ये प्रस्तुत किए थे, जिसमें उन्होंने इस चीज़ पर बल दिया कि जो व्यक्ति है अपने आप को वस्तु समझने लगता है और दूसरों की भूमिका को वो ग्रहण करता है। ठीक है, क्या करता है? दूसरों की भूमिका को ग्रहण करता है। और जिस प्रकार से चार्ल्स कूले का सिद्धांत का नाम क्या है? तो चार्ल्स कूले ने आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत दिया था। आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत दिया था कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचता है, क्या वो कर रहा है वो सही है कि नहीं, उसके आधार पर। तो कूले का था आत्मदर्पण सिद्धांत और हर्बर्ट मीड का था स्व का सिद्धांत। एक ही है, दोनों एक ही के जैसा है। ठीक है, दोनों की अवधारणाएं क्या है? एक ही प्रकार की अवधारणा है। ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि पीटर एम ब्लाउ किससे जुड़े हुए हैं? तो मैंने आपको बताया कि यह आधुनिक समाजशास्त्र के अंतर्गत पीटर एम ब्लाउ जो है वो सामाजिक विनिमय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। सामाजिक विनिमय सिद्धांत से वे जुड़े हुए हैं। और पीटर एम ब्लाउ ने सामाजिक विनिमय का जो सिद्धांत दिया था, तो पुरस्कार को सबसे कम व्यवहार किसको माना था? कौन सा पुरस्कार है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये माना था। तो 4 पुरस्कार के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक धन हो गया, एक सम्मान हो गया, उसके बाद एक अनुमोदन हो गया और एक हो गया अनुपालन। ये सोसाइटी के अंतर्गत 4 चीज़ें दिया जा रहा था। किसको सबसे कम महत्वपूर्ण माने थे? तो पीटर एम ब्लाउ जो थे वो धन को सबसे कम महत्वपूर्ण माने थे। पीटर एम ब्लाउ कौन थे? तो अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, और उन्होंने प्रमुख रूप से औपचारिक संगठन, सामाजिक गतिशीलता, व्यावसायिक संरचना और विनिमय का सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और पीटर एम ब्लाउ ने जो विनिमय का सिद्धांत का विश्लेषण किया, इसमें सामाजिक संस्था के संदर्भ में उन्होंने शक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया था कि शक्ति जिसके पास रहता है वो महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन धन को पुरस्कार के रूप में वो कम महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या करते हैं? धन को पुरस्कार के रूप में कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो विनिमय सिद्धांत होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है तो उसका केंद्र बिंदु कौन होता है?
व्यक्ति, समूह, संस्था या राज्य, कौन केंद्र बिंदु होगा? तो किसको विनिमय हो रहा है? तो विनिमय क्या होता है? मेनली दो व्यक्तियों के व्यवहारों के बीच होता है, तो व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, उसी के सिद्धांतों को माना जाएगा कि यह महत्वपूर्ण है। पोलायनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलायनी के अनुसार विनिमय की कुला व्यवस्था एक उदाहरण है। तो कैसा उदाहरण है, आप लोग इसको बताइए। पोलायनी ने कुला के अनुसार विनिमय की जो कुला व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? उपहार विनिमय, मौद्रिक विनिमय, बाजार विनिमय या बाजार सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कुला व्यवहार, उसको वो महत्वपूर्ण मानते हैं। आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया है उसको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।